अरे सलीम के मुंह से बेख्तियार निकला और इसे अपना सर घूमता हुआ महसूस होने लगा, लेकिन वो फौरन ही संभल गया। इसके चेहरे के उतार चढ़ाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता और इस हरकत का क्या मतलब? सलीम ने गरज कर कहा। शोर नहीं, फरीदी ने हाथ उठाकर कहा। तुमसे ज्यादा मुझे कौन पहचान सकता है, जबकि तुम मेरे जनाजे में भी शरीक थे। इसकी तो मैं तारीफ करूंगा सलीम। तुम बहुत मोहतात हो। अगर मैं अपने मकान से एक अदद जनाजा निकलवाने का इंतजाम न करता तो तुम्हें मेरी मौत का हरगिज यकीन न होता। अखबारों में मेरी मौत की खबर सुनकर शायद तुम रात ही को शहर आ गए थे। मेरे लिए अस्पताल से एक मुर्दा हासिल कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं था, और शायद तुमने दूसरे दिन कब्रिस्तान तक मेरी लाश का पीछा किया। मैं तस्लीम करता हूँ कि तुम एक अच्छे साजिशी ज़रूर हो, लेकिन अच्छे जासूस नहीं। तुमने ये भी ना सोचा कि 5 गोलियां खाने के बाद बाहोशो हवास 15 मील की मुसाफत तय करना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। उस रात तुमने सर्जेंट हमीद के घर के भी चक्कर काटे थे, लेकिन शायद इस वक्त तुम वहाँ मौजूद न थे जब वो नेपाली के भेस में राजरूपनगर इसलिए आया था कि डॉक्टर तौसीफ को इस बात की इतला पुलिस को करने से रोक दे कि मैं इससे मिल चुका हूँ। और राजरूपनगर से वापसी पर यह हादसा पेश आया कि मैंने एक बार रिपोर्टर के भेस में मिलकर सख्त गलती की थी, इसलिए कि तुम मुझे पहचानते थे, और क्यों ना पहचानते, जबकि मेरा कई बार पीछा कर चुके थे। इस रात भी तुमने मेरा पीछा किया था जब मैं नेपाली के कत्ल के बाद घर वापस आ रहा था। फिर तुमने कुबड़े के भेस में सर्जेंट हमीद को गलत राह पर लगाने की कोशिश की। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम्हें शुबा हो गया कि मैं तुम्हें मुश्तबा समझता हूँ, लिहाजा वापसी में तुमने मुझ पर गोली चलाई और राइफल प्रोफेसर के हाथ में देकर फरार हो गए। प्रोफेसर से गुफ्तगू करते वक्त मैंने अच्छी तरह अंदाजा लगा लिया था कि गोली चलाना तो दरकिनार, वो इस राइफल के इस्तेमाल तक से नावाकिफ थे। तुमने मुझे कस्बे की तरफ मुड़ते देखा। इस मौके को गनीमत जानकर तुम वहाँ से 2 मील के फासले पर झाड़ियों में जा चुके, और तुम इसी टांगे पर गए थे जो सड़क पर खड़ा था। तुमने खुद ही मदद के लिए चीख कर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। फिर तुमने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी वक्त मेरे जहन में ये नई तदबीर आई जिसके नतीजे में आज तुम एक चूहेदान में फंसे हुए चूहे की तरह बेबस नजर आ रहे हो। इंस्पेक्टर फरीदी इतना कहकर सिगरेट सुलगाने के लिए रुक गए। ना जाने तुम कौन हो और क्या बक रहे हो, सलीम ने झिंझला कर कहा। खैरियत इसी में है कि मुझे खोल दो, वरना अच्छा न होगा। अभी तक तो अच्छा ही हो रहा है, फरीदी ने शाने हिलाकर कहा और झुककर दूरबीन में देखने लगे। तो तुम नहीं खोलोगे मुझे? देखो मैं कह देता हूँ। बस ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं, मुझे डॉक्टर शौकत का कारनामा देखने दो। देखो मिस्टर, सलीम तेजी से बोला। अव्वल तो मुझे यकीन नहीं कि तुम सरकारी जासूस हो। अगर हो भी तो मुझे इससे क्या सरोकार? आखिर तुमने मुझे किस कानून के तहत यहाँ बांध रखा है? इसलिए कि तुम एक इकबाली मुजरिम हो। अभी अभी तुमने अपने जुर्मों का एतराफ़ किया है। क्या ये तुम्हारे बांधे रखने के लिए काफ़ी नहीं? क्या अहमकों की सी बातें कर रहे हो? सलीम ने कहका लगा कर कहा। क्या तुम इसे सच समझे हो? झूठ समझने की कोई वजह भी नहीं है, फरीदी ने दूरबीन पर झांकते हुए कहा। होश के नाखुन लो मिस्टर सुराग रसा, सलीम बोला। कुछ देर कबल मैं एक पागल आदमी से गुफ्तगू कर रहा था। अगर मैं इसकी हाँ में हाँ ना मिलाता तो वो मेरे साथ न जाने क्या बर्ताव करता। मैं इसके जालिमाना रुझानात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लिहाजा जान बचाने के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वाह मेरे भोले सुराग रसा वाह। फरीदी सीधा होकर बैठ गया। वो सलीम को हैरत से दिख रहा था। खैर हो, जो हुआ सो हुआ। मुझे फ़ौरन खोल दो। इंसान ही से गलती होती है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे अफसरों से तुम्हारी शिकायत न करूँगा। फरीदी इसे बेबसी से देख रहा था और सलीम के होंठों पर शरारत अमेज़ मुस्कुराहट खेल रही थी। खैर कोई बात नहीं, फरीदी संभल कर बोला। लेकिन आज तुमने डॉक्टर शौकत को कत्ल करने की जो कोशिशें की हैं वो खुद मैंने देखी। डॉक्टर शौकत की कार मैंने बिगाड़ी थी। मैं ये पहले से जानता था कि इस वक्त कोठी में कोई कार मौजूद नहीं थी। मैं दरअसल इसे पैदल ले जाना चाहता था, महज ये देखने के लिए कि हकीकत साजिशी कौन था। क्या तुम कार का बहाना करके वहाँ से नहीं टल गए थे? क्या तुमने प्रोफेसर को जहरीली सुई देकर इसे शौकत से हाथ मिलाने के बहाने चुभो देने पर आमादा नहीं किया था? जब तुमने इसके गले में रस्सी का फंदा डाला था तब भी मैं तुमसे थोड़ी ही दूर के फासले पर था और मैंने शौकत को ही बचाया था। न जाने तुम कौन सी दास्तान अमीर हमजा बयान कर रहे हो, सलीम ने उकता कर कहा। अक्लमंद आदमी जरा सोचो तो आखिर मैं डॉक्टर शौकत की जान क्यों लेना चाहूँगा जबकि वो मेरे लिए कतई अजनबी है। तुम कहोगे कि मैंने ऐसा महज इसलिए किया कि चचा जान जानवर न हो सके, लेकिन ऐसा सोचना हमाकत होगी। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही इनका खात्मा कर देता और किसी को खबर तक न होती। क्या कहा? शौकत तुम्हारे लिए अजनबी है? फरीदी ने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम इसके लिए अजनबी हो सकते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। क्या बताऊं कि तुम इसकी जान क्यों लेना चाहते थे?
फरीदी के अल्फाज का असर हैरत अंगेज था। सलीम फिर सुस्त पड़ गया। इसकी आंखों से खौफ इजहार हो रहा था। इसके जहन में खौफ और दलेरी बाहमी कश्मकश में मुब्तला थी। आखिरकार इसने खौफ पर काबू पा लिया। आखिर तुम क्या चाहते हो? इसने फरीदी से कहा। तुमको कानून के हवाले करना। लेकिन किस कानून की रूह से? तुमने अभी अभी अपने जुर्मों का एतराफ़ किया है। अच्छा चलो यही सही। वो फरीदी की घबराहट से लुत्फ़अंदोज़ होता हुआ बोला, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने इकबाल जुर्म किया है? अदालत में तुम किसे गवाह की हैसियत से पेश करोगे, जबकि यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई तीसरा नहीं है? देखो मिस्टर फरीदी, मुझे झांसा देना आसान काम नहीं। तुम इस तरह अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा चलाकर कामयाब नहीं हो सकते। तब तो मुझसे बड़ी गलती हुई। फरीदी ने हाथ मिलाते हुए बेबसी से कहा, मैं सरजट हमीद को भी यहाँ लाया होता। सलीम ने जोरदार कहका लगाया और बोला, अभी कच्चे हो मिस्टर जासूस। उफ मेरे खुदाया, फरीदी ने बौखला कर कहना शुरू किया, लेकिन तुमने अभी मेरे सामने इकबाल जुर्म किया है। क्या तुम कातिल हो? हकलाओ नहीं प्यारे, सलीम बेसाख्ता हंसता हुआ बोला। लो मैं एक बार फिर इकबाल जुर्म करता हूँ कि मैंने ही शौकत को कत्ल करने या कराने की कोशिश की थी। मैंने ही नेपाली को कत्ल किया था। मैंने तुम पर गोलियां भी बरसाई थी। लेकिन फिर क्या? तुम मेरा क्या कर सकते हो? मैं एक अमीर कबीर खिताब याफ्ता ख़ानदान का फ़र्द हूँ, राज रूपनगर का होने वाला नवाब। तुम्हारी बकवास पर यकीन कौन करेगा? बहुत अच्छे बरखुरदार, फरीदी ने हंसते हुए कहा। बहुत अक्लमंद हो, लेकिन वाज़ेह रहे कि अब तुमने जो इकबाल जुर्म किया है वो पागल प्रोफेसर के सामने नहीं, बल्कि महकमा सुराग रसानी के इंस्पेक्टर फरीदी के सामने किया। तो फिर इससे क्या? मैं 1000 मरतबा इकबाल जुर्म कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ हम दोनों के सिवा और कौन है? कहो तो एक बार फिर दोहराऊँ? सलीम ने कहका लगा कर कहा। बस बस काफ़ी है, फरीदी ने जली हुई सिगरेट का टुकड़ा फेंकते हुए कहा। तुम फरीदी को नहीं जानते, इधर देखो इस अलमारी में। लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं दिखाई देता। ठहरो मैं मोमबत्ती उठाता हूँ। देखो बेटा सलीम, ये एक बहुत ज़्यादा ताकतवर ट्रांसमीटर है और अभी हाल ही की ईजाद है। एक मुख्तसर सी बैटरी उसे चलाने के लिए काफ़ी होती है। क्या समझे, इसके ज़रिए तुम्हारी आवाज़ें महकमा सुराग रसानी के दफ्तर तक पहुँच रही होंगी और इनका बाकायदा रिकॉर्ड लिया जा रहा है। मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम मामूली जहानत के मुजरिम नहीं हो, इसलिए मैंने पहले ही से इसका इंतज़ाम कर लिया था। अब कहो कौन जीता? फरीदी ने कहका लगाया और सलीम निढाल होकर रह गया। इसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। इसे अपने दिल सर के इस हिस्से में धड़कता महसूस हो रहा था जहां चोट लगी थी, लेकिन इसके जहन ने अभी तक शिकस्त कबूल नहीं की थी। सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा इसके करीब ही पड़ा था। इसने फरीदी की नज़र बचाकर, जो निहायत इत्मीनान से दूरबीन पर झुका हुआ था, इसे पैर से आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खिसकाना शुरू कर दिया। अब सिगरेट से जलता हुआ हिस्सा रस्सी के एक बल से लगा हुआ था। इसे आहिस्ता आहिस्ता जला रहा था। सलीम ने अपने दोनों बाजू समेट कर रस्सी सामने कर ली। रस्सी खुशक थी या सलीम की तकदीर यावर? आग अपना काम कर रही थी। फरीदी बदस्तूर दूरबीन पर झुका हुआ था। दफातन सलीम सोफे समेत दूसरी तरफ पलट गए। फरीदी चौंक कर इसकी तरफ झपटा, लेकिन कबल इसके कि हैरत ज़दा फरीदी कुछ कर सके। सलीम रस्सी के बिलों से आज़ाद हो चुका था। फरीदी इस पर टूट पड़ा, लेकिन सलीम को ज़ेर करना आसान काम न था। थोड़ी देर बाद दोनों गुत्थम गुत्था हुए हाँप रहे थे। सलीम को सुस्त पाकर फरीदी को जेब से पिस्तौल निकालने का मौका मिल गया, लेकिन सलीम ने इस फुर्ती के साथ इससे पिस्तौल छीन लिया जैसे वो इसका मुंतजिर था। इसी कश्मकश में पिस्तौल चल गया। फरीदी ने चीख मारी और गिरते गिरते इसका सर दूरबीन से टकरा गया। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत जमीन पर औंधा पड़ा था। सलीम खड़ा हाँप रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। दफातन वो ट्रांसमीटर के सामने खड़ा होकर बुरी तरह खांसने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे इस पर खांसियों का दौरा। फिर भुर्राई हुई आवाज़ में बोलने लगा, मैं इंस्पेक्टर फरीदी बोल रहा हूँ। अभी सलीम मेरी गिरफ्त से निकल गया था। काफ़ी जदोजहद के बाद मैंने इसके पैर में गोली मार दी है। अब वो फिर मेरी कैद में है। मैं इसे दफातन पुलिस के सुपुर्द करने जा रहा हूँ। बकिया रिपोर्ट कल 8 बजे सुबह। अब सलीम ने ट्रांसमीटर का तार बैटरी से अलग कर दिया। इसके पुर्जे पुर्जे इधर उधर गिर गए। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करता हुआ नीचे उतर आया। इंस्पेक्टर फरीदी ने अपनी मौत की खबर शाया कराने में बड़ी एहतियात से काम लिया था। राज रूपनगर के जंगलों में दुश्मन से मुकाबला करते वक्त अचानक इसके जहन में तदबीर आई थी। वो खामखा इस तरह चीख कर भागा था जैसे वो जख्मी हो गया। वो अस्पताल गया, वहाँ चीफ इंस्पेक्टर को बुलाकर इसे सारे हालात बताए और इससे मदद मांगी। ये चीज़ मुश्किल थी। चीफ इंस्पेक्टर ने पुलिस कमिश्नर से मशवरा करके पुलिस अस्पताल के इंचार्ज कर्नल साहब से सब मामले तय कर लिए, लेकिन इसे ये न बताया कि ड्रामा खेलने का मकसद क्या है। सिविल अस्पताल से खुफिया तरीके पर एक लाश हासिल की गई। फिर इस पर इंस्पेक्टर फरीदी का मेकअप किया गया। यही वजह थी कि सलीम आसानी से धोखा खा गया था। इन सब बातों से फुर्सत पाने के बाद इंस्पेक्टर फरीदी ने भेस बदल कर अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी। तीसरे दिन अचानक कर्नल तिवाड़ी के तबादले का हुक्म आ गया
और इसे सिर्फ इतनी ही मोहलत मिल सकी कि इसने डॉक्टर तौसीफ को एक खत लिख दिया। इंस्पेक्टर फरीदी को अब तक सलीम पर महज शुबा ही शुबा था। इसकी तहकीकात का रुख ज़्यादातर प्रोफेसर ही की तरफ रहा। इस सिलसिले में इसे इस बात का इल्म हुआ कि सलीम प्रोफेसर को धोखे में रखकर अपने आलाकार बनाए हुए है। प्रोफेसर के मुतालिक इसने एक बिल्कुल ही नई बात मालूम की, जिसकी इतला सलीम को भी न थी। वो ये कि प्रोफेसर नाजायज़ तौर पर कोकीन हासिल किया करता था। जिस तरीके से कोकीन इस तक पहुंचा करती थी वो इंतहाई दिलचस्प था। इसे एक हफ्ते के इस्तेमाल के लिए कोकीन मिला करती थी। कोकीन फरोशों के गिरोह का एक आदमी हर हफ्ते एक पैकेट कोकीन इसके लिए लाकर पुरानी कोठी के बागीचे में छुपा दिया करता था। वहीं इसके दाम भी रखे हुए मिल जाते थे। दो एक बार इसे मालियों ने टोका भी, लेकिन इसने इन्हें यह कहकर डाल दिया कि वो दवा के लिए बेर बहूटी तलाश कर रहा है। फरीदी ने फिलहाल इस गिरोह को पकड़ाने की कोशिश न की, क्योंकि इसके सामने इससे भी ज्यादा अहम मामला था। डॉक्टर शौकत के राज रूपनगर जाने से एक दिन कबल ही इसने कोठी के एक माली को भारी रकम देकर मिला लिया। इसलिए कोठी के अफराद के मुतल्लिक सब कुछ जान लेने में कोई खास दिक्कत न हुई। ऑपरेशन वाली रात को सर्जेंट हमीद भी वहां आ गया। फरीदी ने इसे प्रोफेसर को बहला फुसला कर माली के झोंपड़े तक लाने के लिए तैनात कर दिया। इसके लिए पूरी स्कीम पहले ही मुरतब हो चुकी थी। हमीद ने प्रोफेसर से कोकीन फरोशों के गिरोह के एक नुमाइंदे की खासियत से मुलाकात की और इसे कोकीन देने का लालच दिलाकर माली के झोंपड़े तक लाया। यहाँ इसे कोकीन में कोई तेज किस्म की मुंशी चीज दिला दी, जिसके असर से प्रोफेसर बहुत जल्द बेहोश हो गया। इसके बाद इंस्पेक्टर फरीदी ने इसके कपड़े खुद पहन लिए और ट्रांसमीटर को गठरी में बांधकर झोंपड़े से निकल गए। झोंपड़े से बाहर जिसने उछल कूद मचाई थी वो इंस्पेक्टर फरीदी ही था। जब फरीदी को गए हुए काफ़ी अरसा हो गया तो हमीद का दिल घबराने लगा। इसने सोचा कि कहीं कोई हादसा न पेश आ गया। हर चंद के फरीदी ने इसे बेहोश प्रोफेसर को सोता छोड़कर कहीं जाने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इसका दिल न माना। वो प्रोफेसर को सोता छोड़कर पुरानी कोठरी की तरफ रवाना हो गया। मीनार में वो इस वक्त दाखिल हुआ जब सलीम जा चुका था। ट्रांसमीटर चूर चूर होकर फर्श पर बिखरा हुआ पड़ा था और फरीदी अभी तक इसी तरह पड़ा था। हमीद बदकते तमाम अपनी चीख रोक न सका। इसने दौड़कर फरीदी को उठाने की कोशिश की। वो बेहोश था। बज़ाहिर कहीं कोई चोट ना मालूम होती थी। थोड़ी देर बाद कराकर इसने करवट बदली। हमीद इसे हिलाने लगा। वो चौंक कर उठ बैठा। तुम? इसने आंखें मलते हुए कहा। वो मरदूद कहाँ गया? कौन? वही सलीम, फरीदी ने हाथ मिलाते हुए कहा। अफसोस हाथ आकर निकल गया। फिर इसने जल्दी जल्दी सारे वाकयात बता दिए। इसने तो अपनी दानिश में मार ही डाला था, फरीदी ने कहा, लेकिन जैसे ही इसने गोली चलाई मैंने एक बार इसे धोखा देने में कामयाब हो गया। लेकिन बुरा हो इस दूरबीन का कि सब किया धरा खाक में मिल गया। अगर मेरा सर इससे ना टकरा जाता तो फिर मैंने पाला मार लिया था। अरे इस ट्रांसमीटर को क्या हुआ? तोड़ दिया कमबख्त ने। ऐसा दलेर मुजरिम आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। आइए तो चलिए उसे तलाश करें, हमीद ने कहा। पागल हुए हो? अब तुम इसकी गर्द को भी नहीं पा सकते। वो मामूली जहानत का नहीं, फरीदी ने उठते हुए कहा। देखूं तो ऑपरेशन का क्या हो रहा है। इसने दूरबीन के शीशे से आंख लगा दी। थोड़ी देर तक खामोश रहा। अरे वो चौंक कर बोला, ये पाइप के सहारे दीवार पर कौन चढ़ रहा था? सलीम। इसका क्या मतलब? अरे वो तो खिड़की के करीब पहुंच गया। ये इसने जेब से क्या चीज़ निकाली है? ये नलकी कैसे? अरे लो गजब, वो नलकी को होंठों में दबा रहा है। कत्ल कत्ल हमीद। अब डॉक्टर शौकत इतनी खामोशी से कत्ल हो जाएगा कि इसके करीब खड़ी नर्स को भी इसकी खबर ना होगी। उफ, क्या किया जाए? जितनी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे वो अपना काम कर चुका होगा। कम वक्त पिस्तौल भी तो अपने साथ ले गए। पिस्तौल मेरे पास है, हमीद ने कहा, लेकिन बेकार, इतनी दूर से पिस्तौल किस काम का? ओ, क्या किया जाए? इसकी नलकी में वो जहरीली सुई है। अभी वो एक फूंक मारेगा और सुई नलकी से निकल कर डॉक्टर शौकत के जा लगेगी। उफ मेरे खुदा, अब क्या होगा? वो शायद निशाना ले रहा है। और ठीक याद आ गया, मैंने वो राइफल नीचे देखी थी। ठहरो, मैं अभी आया। फरीदी ये कहकर दौड़ता हुआ नीचे चला गया। वापसी पर इसके हाथ में वही छोटी सी राइफल थी जो इसने प्रोफेसर के हाथ में देखी थी। इसने इसे खोलकर देखा। इसकी मैगजीन में कई कारतूस बाकी थे। हटो हटो, खिड़की से जल्दी हटो। इसने खिड़की से निशाना बनाया। बीमार के कमरे से आती हुई रोशनी में सलीम का निशाना साफ नजर आ रहा था। फरीदी ने राइफल चला दी। सलीम उछलकर एक धमाके के साथ जमीन पर आ रहा। वो मारा। इसने राइफल फेंककर जीने की तरफ दौड़ते हुए कहा। हमीद भी इसके पीछे था। ये लोग इस वक्त पहुंचे जब बेगम साहिबा, नजमा, डॉक्टर तौसीफ और कई मुलाजमीन वहां इकट्ठे हो चुके थे। औरतों की चीखों पुकार सुनकर डॉक्टर शौकत भी नीचे आ गया। फरीदी ने इसके कांधे पर हाथ रखकर पूछा, कहो डॉक्टर, ऑपरेशन का क्या रहा? शौकत चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। तुम? इसने मुंह फाड़े हुए हैरत से कहा। हाँ हाँ, मैं भूत नहीं, बताओ ऑपरेशन का क्या रहा? कामयाब, शौकत ने बौखलाकर कहा। लेकिन ये महज तुम्हारे लिए मरा है मेरे दोस्त। और ये देखो, आज जिसने तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डाला था तुम्हारे सामने मुर्दा पड़ा है।
अब सारे लोग फरीदी की तरफ मुतवज्जा हो गए। आप लोग बराहे करम लाश के करीब से हट जाइए। फरीदी ने कहा, ओ हमीद, डॉक्टर शौकत की कार पर थाने चले जाओ। तुम कौन हो? बेगम साहिबा गरज कर बोली। मोहतरमा, मैं महकमा सुराग रसानी का इंस्पेक्टर हूँ, फरीदी ने कहा। मैं सर्कस वाले नेपाली के कातिल और डॉक्टर शौकत की जान लेने की कोशिश करने वाले की लाश थाने में ले जाना चाहता। ना जाने तुम क्या बक रहे हो, नजमा ने आंसू पोंछते हुए तेजी से कहा। जो कुछ मैं बक रहा हूँ इसकी वजाहत कानून करेगा। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।